हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा एक्ट्स भेजे गए थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग किन एक्ट्स का डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक इंट्रो में आपको करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1861 में जो एक्ट आया था उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद 1892 में जो एक्ट आया था उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। 1909 में जो एक्ट आया था उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद 1919 में जो एक्ट आया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और 1919 के एक्ट को क्या कहते थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे भारत के लिए वो है 1935 का एक्ट। तो 1935 का एक्ट जो है वो हम आज भी हमारे संविधान में देखते हैं, उसके कुछ प्रावधान आज भी हमारे संविधान में लिखे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप पेपर्स में क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का क्या मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमें समझ में आता है कि विधायी परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करना, ये सब इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान था। तो यहाँ से हम लोग एक एक करके आंसर बताते रहेंगे और आपको ये एज इट इज़ याद रखने हैं। आप इसको एज इट इज़ याद रखोगे क्योंकि ये चीज़ें हमें रटनी ही होती हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। भारतीय परिषद अधिनियम में 1892 में क्या नया प्रावधान था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान आया था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत आया था, प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, मैंने आपको ये सारे एक्ट अभी ऊपर पढ़ाए थे। 1861 का एक्ट, 1892 का, 1909 का एक्ट और 1919 का एक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1909। अगर आप यहाँ पर कुछ गवर्नर जनरल्स को याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप पूरी तरीके से सही कर सकते हैं। जैसे 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं और 1919 को हम लोग चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का सही ऑप्शन टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की सबसे बड़ी आलोचना क्या थी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ सबसे पहले हमें यहीं देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम किस नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इसको जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। ये सबसे पहले प्रांतों में लागू की गई थी, इन द प्रोविंस, आप लोग याद रखेंगे। 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि 1935 के प्रावधान आज भी हमें हमारे संविधान में दिखाई देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट संविधान थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो आंसर है वो उसको देख लेते हैं हम लोग। 7 का जो ऑप्शन सही होने वाला है वो बी सही होने वाला है। अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिखाई देती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव था लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ से हम लोग जो सही ऑप्शन लगाएंगे वो बी लगा देंगे, क्योंकि भारतीय रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस संस्था की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर्स में आया है। तो यहाँ पर संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही करेंगे। फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1935 के अधिनियम में कितनी सूचियों में विषयों का विभाजन किया गया था। इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड। तो 3 सूचियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लॉर्ड लिटन ने कब से कब तक भारत का वायसराय बना था। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1876 से लेकर 1880 तक यहाँ पर वायसराय बने थे लॉर्ड लिटन। आगे चलते हैं, लॉर्ड लिटन के समय में कौन सा मुख्य कुख्यात अधिनियम पारित हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोग 1878 का ये लगा सकते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यहाँ पर मोस्टली हमने देखा कि बी ऑप्शन ही सही जा रहे हैं। इस तरीके से ये आपका पेपर सेट किया गया है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बी ऑप्शन करेक्ट, मोस्टली बी ऑप्शन ही करेक्ट मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लॉर्ड लिटन ने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि देने के लिए यहाँ पर 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय कौन सा अकाल पड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। 1876 से लेकर 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय अकाल पड़ा था। आगे चलते हैं, लॉर्ड कर्जन कब वायसराय बना? तो नो डाउट इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर सही से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1899। इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ये तो सभी को पता होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा सही, 1905। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कर्जन ने बंगाल का विभाजन का क्या प्रमुख कारण बताया है? सभी को पता होगा। अगर यहाँ से आप ऑप्शन को देख लेते हैं तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन में इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, प्रशासनिक असुविधा इन्होंने बताया है इसका प्रमुख कारण। तो 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कर्जन के समय में कौन सा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? जैसा कि हमने नाम से ही देख लिया है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर लगा हुआ है। तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट यहाँ के कर्जन के द्वारा पारित कराया गया था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गाइज हमारे पास 100 क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? ये भी हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 1904 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा। उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कर्जन को किसने मोस्ट अनपॉपुलर वायसराय कहा? तो यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर से पूछे जा रहे हैं। कथन के क्वेश्चन हमारे, स्टेटमेंट और कथन वाले क्वेश्चन हमारे पेपर्स में ज़्यादा आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। संविधान सभा में सरदार पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? 22 में जो ऑप्शन सबसे बड़ा है, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति, तो यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होने वाला है वो हो जाएगा 565 रियासतों का भारत में एकीकरण कराया था किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन को टिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने? देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वो गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। फिर चलेंगे ऑप्शन नंबर 25 की तरफ। ऑपरेशन पोलो किस रियासत से संबंधित है? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पेपर्स में पूछे गए हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हैदराबाद हो जाएगा। तो हैदराबाद को टिक कर लेंगे। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अब संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं जो हमारे पेपर्स में बार बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक्ट से संबंधित, संविधान से संबंधित, महात्मा गांधी से संबंधित, वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया था? यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो M.N. राय हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक रहेगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखते रहना क्योंकि हर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही नहीं है, कुछ में ए ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा वो M.N. राय हो जाएगा। बोलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत, इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा लो है। तो ये क्वेश्चन सब इसीलिए बनाए गए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग आगे ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो स्थायी अध्यक्ष में आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। अस्थायी और स्थायी में आप लोग अंतर समझ के यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग ऑप्शन सही करेंगे। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर आप लोग
ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था। कई जगह ऑप्शन नंबर बी सही मिलेंगे हमें यहाँ पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लेंगे। संविधान कब लागू हुआ, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 35 वाला क्वेश्चन। तो 35 का भी जो ऑप्शन हो जाएगा वो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अब यहाँ से चीज़ों को डिफरेंस आप लोग समझ लेना कि कब अंगीकार किया गया और कब यहाँ पर लागू किया गया। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। इसके पीछे घटना जिम्मेदार है, वो घटना कौन सी थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना हिस्ट्री में मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, उनमें आपको पता लग जाएगा कि हमारा संविधान कब अंगीकार किया गया था, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन को आप लोग समझ के रखना कि 26 जनवरी 1949 में हमने संविधान को अंगीकार किया है और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको पूर्ण तरीके से लागू कर दिया है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो ये सभी लोग जानते हैं, संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा की कितनी टोटल बैठक हुई थी? तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे गए। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा टोटल 11 बैठकें हुई थी। इसको आप लोग एक बार पढ़ के जाओगे। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में फंस जाते हैं। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिल सकते हैं, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर पेपर्स में पूछे जाते हैं। पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉम्पिटिशन्स का। तो अभी क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। तो 395 को आप लोग टिक करोगे, फिर चलोगे आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर मूल अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। आज की डेट में कितने अनुच्छेद हो गए ये भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। 400 से ज़्यादा हमारे पास संशोधन हो चुके हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो 395 ही रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका होने वाला है वो हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी टोटल। और आज कितनी अनुसूचियाँ ये आप लोग बता सकते हैं। टोटल हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ आज की डेट में, ठीक है ना। 12 अनुसूचियाँ जो भी हैं आप लोग बता सकते हैं और एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष था वो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये विवादित क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जेबी कृपलानी लिखा है तो इसलिए जेबी कृपलानी होगा। अदरवाइज अगर ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद दिया होगा तो ऑप्शन में यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आप लोग लगाओगे। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष है वो जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। ये दोनों आप लोग याद रखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43, भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी को, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं और बुक्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। तो आप ये क्वेश्चन आप लोग बहुत कम देखते होंगे बुक्स में। तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो किसी ना किसी पेपर से पूछे गए हैं, वहाँ से ये उठाए गए हैं क्वेश्चन। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के पन्नों को किसने सजाया? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पेपर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ का सही ऑप्शन हो जाएगा नंदलाल बोस और शांति निकेतन के कलाकार। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको सही करेंगे। फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BN राव। ये BN राव थे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 का जो क्वेश्चन है वो ये है, 1909 अधिनियम में मुसलमानों के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार हमें पृथक निर्वाचक मंडल देखने को मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, 1919 अधिनियम में हस्तांतरित विषय किसके अधीन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जिस ऑप्शन में ज़्यादा मेहनत की गई लिखने में, गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीय मंत्री, इसके अधीन थे हस्तांतरित विषय। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखोगे इसको। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ।
आरक्षित विषय 1919 में किसके पास थे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पेपर्स में पूछे गए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, गवर्नर और उसकी परिषद के अधिनियम थे, गवर्नर और उसकी जो परिषद थी उसके अधीन थे ये आरक्षित विषय। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से देख लोगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 1935 के अधिनियम में कौन सी संस्था नहीं बनी थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक होंगे तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन को निकाल सकते हैं। देखिए कौन सी संस्था नहीं बनी थी, तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चुनाव आयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, लिंटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शस्त्र अधिनियम। भारतीयों को जो शस्त्र रखने के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे वो लिंटन ने बनाए थे, और कब बनाए थे, 1878 ईस्वी में बनाए थे। इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं हम लोग, शस्त्र अधिनियम 1878, देखिए ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या उद्देश्य था, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा ये, भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने से रोकना। और लाइसेंस के जो नियम थे वो बहुत ज़्यादा कठोर कर दिए गए थे, तो एक तरीके से इंडियंस उस समय हथियार नहीं रख सकते थे। इस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम कब पारित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर से पूछा जा चुका है। 1899 इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेम ऑप्शन है, ए और बी सेम दिए है, तो आप लोग सन को यहाँ पर याद रखिएगा, 1899। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। कर्जन का कलकत्ता निगम अधिनियम क्यों अलोकप्रिय हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पर घटा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। सरदार पटेल किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन 1931। इसको आप लोग याद रखोगे क्योंकि यहीं पर सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है ना। मूल अधिकारों की मांग इसी में ही की गई थी, कराची अधिवेशन में, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता में क्या पारित हुआ। देखिए जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे, मौलिक अधिकारों की बात सबसे पहले यहीं पर की गई थी और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी यहीं पर लाया गया था। तो यहाँ का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। रियासती विभाग किसके पास था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी को क्लिक करेंगे, सरदार पटेल के पास था। जैसा कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं, रियासती विभाग। तो रियासती का मतलब होता है बहुत सारी रियासतों को मिलाने का काम किसने किया है, सरदार पटेल के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ये भी आप लोग याद रखेंगे, जैसा कि नाम से अगर आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, रियासती विभाग के सचिव कौन थे। तो यहाँ बीपी मेनन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। जूनागढ़ का भारत में विलय कैसे हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनमत संग्रह से। सबसे पहले जनमत संग्रह से जो विलय कराया गया था वो जूनागढ़ का ही कराया गया था। तो यहाँ पर बी को क्लिक करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। हैदराबाद का विलय किस वर्ष हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1948 में इसका विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन डेट वाइज हमसे पूछे जाते हैं। कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर का जो विवाद है वो सभी को पता ही होगा। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजा हरि सिंह। तो यहाँ पर आप लोग बी को क्लिक करेंगे। फिर चलेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सदस्य थे ये आप लोगों को बताना है। तो 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। तो आप लोग बार बार कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ में ऑप्शन ए सही है, कुछ में बी सही है और कुछ में सी सही है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, ये नहीं कि आप लोग हर ऑप्शन में बी लगा दो। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। 389 सदस्य थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाद में 299 सदस्य ही रह गए थे और पहले कितने थे, 389 थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। आगे चलते हैं, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। टोटल संख्या 15 थी उस समय, तो 15 को आप लोग याद रखेंगे। महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन बनी। यहाँ पर बनी होगा, बोली नहीं होगा, यहाँ पर बनी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो है ए, सरोजनी नायडू बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया।
तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बार बार पूछे गए। संविधान से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो जो हमारे पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज से भी संबंधित कई सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको एक एक करके हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, जनगण मन को राष्ट्रगान कब बनाया गया था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है ना, ये डेट आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हमारे यहाँ जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया और हमारे यहाँ राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में आ चुके हैं। और हर भारतीय को इस तरीके के क्वेश्चन पता होने चाहिए अगर भारत देश में रहते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, सभी को पता होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 1861 के अधिनियम में वायसराय को क्या शक्ति दी गई थी? देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, विधायी परिषद को मनोनीत करने की शक्ति मिली थी। ये आपको एज इट इज़ रटना है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 1892 अधिनियम में बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया, पर क्या नहीं दिया गया? देखिए, इस तरीके से भी लैंग्वेज पूछी गई है पेपर्स में, तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे मतदान देने का अधिकार। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मतदान देने का अधिकार नहीं था उस समय। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 1919 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको लोग इसको याद रखेंगे, जो पहले हैं उनको जरूर याद रखना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 71। 1919 में केंद्रीय विधानमंडल कैसा था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्विसदनीय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, बाइकैमरियल था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 1919 में राज्य परिषद और विधानसभा का कार्यकाल कितना था? देखिए, इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे गए हैं। तो यहाँ पर राज्य परिषद का 5 वर्ष था और विधानसभा का 3 वर्ष था, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या है, आपको राज्य परिषद का भी याद होना चाहिए, विधानसभा का भी याद होना चाहिए, तभी ऑप्शन आप सही कर पाओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 1935 में मताधिकार का क्या आधार था? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो संपत्ति कर और शिक्षा। ठीक है, मताधिकार का क्या आधार दिया गया था? आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टैक्स देते हो आप, एजुकेशन, तो यहाँ का जो 73 का सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 1935 के अधिनियम में गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व थे, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। गवर्नर वायसराय के प्रति उत्तरदायी, ठीक है, मंत्रियों की सलाह ना ही मान सकता था। ठीक है ना, गवर्नर वायसराय के प्रति उत्तरदायी था, ये आप लोग यहाँ से याद रखोगे। तो इस तरीके की लैंग्वेज को पहले समझना पड़ेगा, फिर आपको आंसर यहाँ से सही लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। लिटन ने दिल्ली दरबार के समय अकाल राहत में कितना खर्च किया? देखिए, ये देखिए कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन अगर आप सही से पढ़ लोगे तो ऑप्शन लगा दोगे, बहुत कम खर्च किया था, ठीक है, लेकिन दरबार पे बहुत ज़्यादा अधिक खर्च किया था। ठीक है, तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। करजन ने पुलिस आयोग की किसकी अध्यक्षता में बनाया? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपके पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सर एंड्रू फ्रेजर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा यहाँ पर, इसको याद रखें। करजन के समय कई सारे सुधार किए गए थे, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, तो उनको याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कब शुरू कराया? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1947 से 1948 हो जाएगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पेपर्स के लिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 78। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने पर बहस का फैसला क्या था? देखिए, यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो देवनागरी में हिंदी पर 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी रहेगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है, एक बार इसको ऑप्शन को पढ़ लोगे यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। संविधान की उधार की थैली क्यों कहा जाता है? संविधान को उधार की थैली क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर्स में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, हमने जो इसके प्रावधान है वो कई देशों से लिए हैं, तो यहाँ का जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के उसके आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान में संघी शब्द कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारे पेपर से पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कनाडा से हमने संघी शब्द लिया है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से प्रेरित है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर से पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? USSR से लिए हैं।
ये यहाँ पर आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है ना। अब नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो है ना USSR से लिए गए हैं। ये आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किससे प्रेरित है? तो 83 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? तो संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे ये, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखोगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। फिर चलेंगे हम लोग आगे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कैसे आए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहले बंगाल से, फिर महाराष्ट्र से उपचुनाव में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप पढ़ लेंगे। फिर आगे चलेंगे हम लोग 86 की तरफ। संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है एक तरीके का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। फिर चलेंगे हम लोग आगे 87 की तरफ। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब शब्द कब जोड़े गए थे? ये 1976 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन था 1976, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। लिटन ने अफगान नीति में कौन सी गलती की? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बार बार हमारे पेपर्स में पूछे गए हैं। तो गलती की, ये दूसरा अब आंग्ल अफगान युद्ध था। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से जो ऑप्शन बी है उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे। फिर आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। करजन ने तिब्बत पर आक्रमण के लिए कब भेजा था? तो यहाँ पर 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1903 और 4 हो जाएगा। ये देखिए जिसमें ज़्यादा मेहनत की गई है यही हमारे ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 दिसंबर 1950, ठीक है। यहाँ से बी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 91। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? कई बार हमारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ऑप्शन नंबर बी क्लिक करिए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान पर अंतिम निर्णय किसने सुनाया है? ठीक है, 92 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अंतिम निर्णय इनके द्वारा ही सुनाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में 1909 अधिनियम में पृथक निर्वाचक किन्हें मिला? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार हमारे पेपर्स में पूछा जाता है और हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मुस्लिम्स को मिला था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 1919 के अधिनियम में महिला मताधिकार पर निर्णय किसका था? तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पीछे पूछे गए हैं। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो प्रांतीय सरकारें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग 1935 अधिनियम में बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर्स में आ चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ का जो 1937 ऑप्शन है वही सही होगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु कितनी कर दी थी? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 96 का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु कितनी कर दी थी? यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 19 वर्ष, 21 से घटाकर 19 कर दी थी। ये एक विवादित था ये कि भारतीयों को क्या है पहले 21 वर्ष की आयु में लिया जाता था, फिर 19 वर्ष की आयु कर दी थी। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 19 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ 96 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 में रद्द किया गया था और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दी गई थी। ये भी आप लोग याद रखोगे। राजधानी स्थानांतरित 1911 में होती है और 1912 में इसको पूरी तरीके से दिल्ली बनाया जाता है, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। सरदार पटेल ने किस रियासत के शासक को फ्रूट विल फॉल इन आवर लैप कहा था? ठीक है, तो ये हैदराबाद की कार्यवाही के ऊपर कहा था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। भारतीय संविधान में संघात्मक लेकिन एकात्मिक विशेषताएं किस अधिनियम से ली गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारे पेपर से पूछा जाता है। जैसा कि मैं आपको ऊपर ही बता चुका था, हमारे यहाँ जो एक्ट्स थे वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है वो 1935 है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो एक्ट ऑफ 1935 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 100 का।
इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया और ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बहुत कम समय में हमने अपने लेक्चर को ख़त्म किया है, तो आपके लिए पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेक्चर। तो 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखिए, काफ़ी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ से हम लोग एक बार देख सकते हैं। जितने भी एक्ट्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। यहाँ पर संविधान से संबंधित हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित बहुत कुछ डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद हमने संविधान की प्रमुख विशेषताएं डिस्कस की, संविधान के कुछ उपबंध थे कहाँ से लिए गए वो भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी और लेक्चर के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।